Hello everyone and welcome to Defense Studies. So this is chapter 7 Fundamental Rights of Fast Track Revision series of Indian Polity by Lakshmikant. इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, it is around more than 11 questions were asked in the CAPF exam since 2013. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आपसे हर एक साल इस चैप्टर से आता है. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो लेट्स डिस्कस. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ एक बेसिक चीजें, समरी इस चैप्टर की डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम मेनली हम क्वेश्चंस पे जाएंगे जो CAPF एग्जाम में पूछे गए हैं. तो सबसे पहले अगर हम देखें, इट्स अ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी कॉल इट मेग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. व्हाट डज दिस मेग्ना कार्टा मीन्स? मेग्ना कार्टा इसका मतलब है ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम्स. ये यूके पार्लियामेंट ने इन द ईयर आई थिंक 2015 इस ईयर में इन्होंने एक मेग्ना कार्टा रिलीज किया था और उन्होंने बोला था कि द पार्लियामेंट ऑफ द किंग कैन नॉट और इज नॉट अबव द लॉ से ऊपर वो भी नहीं है, ना तो पार्लियामेंट और ना ही किंग, राइट. तो इसका ये मतलब है. एंड बेसिकली वी डिराइव दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और ये जो आपको ये मिलेगा जो फंडामेंटल राइट जो कॉन्सेप्ट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेग्ना कार्टा बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फंडामेंटल राइट्स. सो फंडामेंटल राइट जो कॉन्सेप्ट है, वी डिराइव्ड इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA. सो इट इज बेसिकली अ बिल ऑफ राइट्स. और इसके कुछ एक चीजें देखें जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. ये पूछा जाता है कि कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं. अगेन फंडामेंटल राइट्स. अगर DPSP और इसको फंडामेंटल राइट को दोनों को एक साथ मिला दे तो उसको हम बोलते हैं द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंसाइंस ऑफ द जमीर, राइट. उसके बाद हम देखेंगे दिस फंडामेंटल राइट गारंटेड और अपहोल्ड इक्वालिटी ऑफ ऑल, टारगेट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. ये सभी इसके पीछे मोटिव है. एंड व्हाई डू वी कॉल इट्स अ फंडामेंटल? इसके पीछे फंडामेंटल बोलने का क्या मतलब है ये आपको पता होना चाहिए. क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका नाम फंडामेंटल राइट इसीलिए लिखा है बिकॉज दे आर गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. Guaranteed and protected by the constitution which is the fundamental law of the land. इसीलिए तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का बोलते हैं ना, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. अपार्ट फ्रॉम इट एक दूसरी चीज भी है इसके साथ ही, जो कि है ये जो फंडामेंटल राइट है, दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. किस तरह की डेवलपमेंट? मटीरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल. ये सभी चीजें एक नॉर्मल इंसान को जरूर चाहिएगी अगर उसको अपनी कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर करना है, राइट. Now the thing is they are fundamental because guaranteed and protected by the constitution which is fundamental law of the land. Now next thing is features क्या है fundamental rights के. अगर हम देखें, some of them are available to the citizen. बहुत बार आपसे पूछा जाता है what are those rights which are exclusively for the citizen of India. तो आपको पता होना चाहिए 15, 16, 19, 29, 30 they are exclusively for the Indian citizen. उसके बाद हम देखें कुछ एक राइट जो है फॉरनर्स के लिए भी अवेलेबल है. नाउ द सेकंड थिंग इज दे आर नॉट एब्सोल्यूट. ये भी स्टेटमेंट बहुत बार पूछी गई है. क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है? नहीं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर ओनली क्वालिफाइड. मतलब पार्लियामेंट कैन पुट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन देम, स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड सोसाइटी. अगर सोसाइटी की आप देखोगे, सोसाइटी के फेवर में है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में है, तो वी कैन पुट और पार्लियामेंट कैन पुट सम रिस्ट्रेन और सम रेस्ट्रिक्शन ऑन योर फंडामेंटल राइट्स एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी. किसी भी तरह की कोई सिचुएशन आती है तो अगेन अवेलेबल दिस फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ अ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल. बहुत सारे ऐसे राइट जो सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट हैं, ठीक है. बाकी अगर हम राइट की बात करें तो बेसिकली दीज राइट्स आर अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट. सम फंडामेंटल राइट आर नेगेटिव बाई अदर आर पॉजिटिव. विल सी कौन से पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ है, कौन से नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ है. नेगेटिव कॉनोटेशन की अगर हम बात करें, ये स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करता है. दूसरा अगर पॉजिटिव की बात करें तो ये स्टेट को कुछ पॉजिटिव एक्शन के लिए क्या करता है, कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए उनको पावर भी देता है स्टेट को, जैसे रिजर्वेशन हो गया. नाउ थिंग इज द फंडामेंटल राइट दीज राइट्स आर जस्टिसिएबल. दूसरा अगर हम देखें DPSP जो है, दे आर नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है. इनका मतलब है आप पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, या फिर मतलब यू आर बेसिक यू कैन नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट, राइट. नाउ द थिंग इज डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. फंडामेंटल राइट को कौन इनका अगर हम देखें एक्सक्लूसिव पावर, ठीक है, किसके पास है, ठीक है. दीज आर बेसिकली डिफेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन द सोल गारंटर, अगर हाई कोर्ट भी मना कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता. नाउ नेक्स्ट थिंग इज नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट. हाँ, इनकी एप्लीकेशन कई बार आप देखोगे जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इनकी एप्लीकेशन नहीं हो पाती. उसके बाद आप देखोगे एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग आर्म्ड रेबिलियन.
तो आर्टिकल 20 और 21 जो है कैन नॉट बी सस्पेंडिंग ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, बाकी सभी राइट्स जो हैं सस्पेंड हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन एनफोर्सेबल वाइल अ फ्यू कैन बी एनफोर्स बाय पार्लियामेंट्री लॉ। देखिए, अगर मैं आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करूं, ये आर्टिकल 21A है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट। दिस एक्ट वॉज पास्ड आई थिंक वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट इन द ईयर 2002 में, लेकिन ये एक्ट बनने में 2009 बन गया, ठीक है। तो ये 7 साल का इसमें गैप है राइट टू एजुकेशन एक्ट में। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके पास सिर्फ फंडामेंटल राइट है लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए कोई लॉ नहीं है, ठीक है, तो उसका कोई फायदा है नहीं। तो बेसिकली दिस राइट्स आर बेसिकली एनफोर्स बाय पार्लियामेंट्री लॉ। जैसे अनटचेबिलिटी आप देखोगे, अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए सिविल डिसेबिलिटी लॉ है, अनटचेबिलिटी लॉ है, चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन लॉ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एंटी ट्रैफिकिंग या फिर इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है, राइट, चाइल्ड लेबर एक्ट है, ये सभी चीज़ें हैं। अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई लॉ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो नहीं सकती। अब देखते हैं आर्टिकल 12 क्या बोलता है। आर्टिकल 12 बोलता है स्टेट की डेफिनेशन। क्या होती है स्टेट? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये सभी उसके फीचर्स है। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, आर लोकल एंड अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सभी चीज़ें स्टेट के फीचर्स हैं। अब आर्टिकल 13 देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 देखेंगे, आर्टिकल 13 बोलता है all those laws which are inconsistent with the fundamental right, the Supreme Court can term those fundamental rights as null and void, ठीक है। so declare all law inconsistent with or in derogation for any fundamental right shall be void, declare constitutional amendment is not law। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी डिबेट हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ। बाद में उन्होंने कैशवानंद भारती केस में बोला कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, पार्लियामेंट अगर ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप लॉ नहीं कंसीडर कर सकते। और आर्टिकल 13 के अंडर लिखा है ऑल दोज लॉ विच आर अगेंस्ट और डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स, उसको आप खत्म कर सकते हो, नल एंड वॉइड कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे पार्लियामेंट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है ही नहीं। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है देखो ठीक है, आपकी बात ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ बट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये उसके सामने, ये एक नई चीज़ हमारे सामने आई थी। अब देखते हैं एम्बिट ऑफ लॉ क्या होता है। पार्लियामेंट लॉज, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया CAPF में इसी साल 2022 में ये क्वेश्चन आया है। उन्होंने पूछा है लॉ क्या है। पार्लियामेंट लॉज, ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है, बाय लॉ, रेगुलेशन, कस्टम्स एंड केस ऑफ लॉ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2022, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका था। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। पहली स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरी स्टेटमेंट है स्टैचू, तीसरी है कस्टमरी लॉ, फोर्थ है केस लॉ। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ये तो फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री है, ये तो हो गई, ये जो पार्लियामेंट पास करती है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर। कस्टमरी लॉ जो बहुत पहले से चलते आ रहा है। केस लॉ मतलब जो भी जुडिशरी की प्रोनाउंसमेंट है, कोई डिग्री है, कोई फेमस केस है, उसमें से आप डिराइव कर रहे हैं कुछ पावर, तो ये केस लॉ। तो आई थिंक ऑल अबव आर द क्वेश्चन 1 2 3 4, ठीक है, इसका आंसर यही रहेगा D। ओके, सो लेट्स बैक टू द डिस्कशन। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टली विल सी के फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 का मतलब क्या है। आर्टिकल 14 से देखेंगे राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। सो लेट्स सी आर्टिकल 14 क्या कहता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर हम देखें स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके बाद हम देखें इंक्लूड सिटीजन फॉरनर एज वेल एज लीगल पर्सन। इसका मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटिश कॉन्सेप्ट से लिया है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने US, इसका ओरिजिन हम देखें तो US से और इसका ओरिजिनेशन होता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये नेगेटिव है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोहिबिट करता है स्पेशल ट्रीटमेंट को। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ को ये क्या करता है, एनफोर्स करता है। नोबडी इज अबव द लॉ, इसका कहने का मतलब है। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आप स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, रिजर्वेशन, ठीक है, बहुत सारी ऐसे अफर्मेटिव एक्शन, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, परमिट, ठीक है, ट्रांजैक्शन बाय लॉ, राइट। अब रूल ऑफ लॉ क्या है इंडियन सिस्टम में अगर देखें, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ बोलता है। अगर जब तक उसने कोई भी कानून की अवहेलना नहीं की उसको पनिश नहीं किया जाएगा। सो एवरीवन इक्वल बिफोर द लॉ। अब इसके बाद देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट में राइट ऑफ इंडिविजुअल रादर देन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे
और एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर राइट की बात हुई थी, लेकिन आप देखोगे दूसरी जगह, आप अगर आप देखोगे यू विल सी इन यूके, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे वहाँ पे राइट्स पहले आए थे और वहाँ पे बाद में कॉन्स्टिट्यूशन आया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड रूल ऑफ लॉ इज अ बेसिक फीचर एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। जब बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, ये डॉक्ट्रिन जब यहाँ पे हमने देखी, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रूल ऑफ लॉ जो है ये एक पार्ट है बेसिक फीचर का, इसको कभी भी आप खत्म नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 देखते हैं। अब आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी के ऊपर था। सो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ग्राउंड याद रहने चाहिए कौन कौन से ग्राउंड है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, सब्जेक्ट टू एनी डिजेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन, ठीक है, ये स्टेट पे पोज किया जाता है, याद रखना। सो कोई भी आदमी को अगर किसी एक्सेस टू शो, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, ठीक है, वहाँ पे उसको रोका जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अगर आप कहीं दिल्ली में जाना चाहते हो, वहाँ पे आपको अकोमोडेशन चाहिए, अगर वहाँ पे आपको अकोमोडेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, होटल वाले, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन, वहाँ पे आपका आर्टिकल 15 जो है वायलेट हो रहा है। यू कैन डायरेक्टली कॉल टू द पुलिस, और उसके बाद अगर पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, राइट। उसके बाद आर्टिकल 16 देते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो हियर द राइट इज मेनली फॉर द सिटीजन, ठीक है, नो सिटीजन। ऊपर वाला आर्टिकल 15 जो है उसमें भी सिटीजन की ही बात हो रही थी, ठीक है, 15, 16, 19, 29 एंड 30। सो इसमें हम देखते हैं, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड or be eligible for an employment or office under state on ground only of religion, race, caste, sex and descent and place of birth or residence. So reservation can be provided for the upliftment of SC or ST other backward class. यहाँ पे आप देखोगे EWS कोटा भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे SC and ST को भी रिजर्वेशन, OBC को भी रिजर्वेशन यहीं पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 17 क्या है। आर्टिकल 17 इज टॉकिंग अबाउट द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, आपको याद रखना चाहिए कौन से ईयर में आया था, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। ये आपका MPPSC में भी पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं से कि कौन सी ईयर में आया था, तो पूरा अनटचेबिलिटी ऑफेंस। सिविल राइट एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन द MPPSC, राइट। सो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976, ईयर इज इंपॉर्टेंट और एक्ट के जो नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे 2015 में SC and ST एक्ट, बहुत ज़्यादा देयर वाज अ प्रोटेस्ट थ्रू आउट द कंट्री। जो 2015 में SC and ST एक्ट को लेके थोड़ा सा चेंजेस हुए थे, ठीक है, तो वो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए, कोर्ट ने कुछ फंडामेंटल चेंजेस किए थे इसके बीच में, बट दैट वाज नॉट बेसिकली एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। और उसके बाद पार्लियामेंट ने एक नया लॉ पास किया था विद रिस्पेक्ट टू SC and ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के बारे में। अब आर्टिकल 14 देखते हैं, इट इज़ अबाउट द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स और स्टेटस प्रिविलेजेस, उसके बारे में है ये। सो स्टेट को प्रोहिबिट करता है ये आर्टिकल 18, कोई भी आपको स्पेशल टाइटल या फिर कोई कन्फर्मिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स, ठीक है, कोई भी आप पहले जो नाम होते थे राय बहादुर, राजा, ये सभी चीज़ें ना बैन कर दी उसके बाद। सो प्रोहिबिट सिटीजन टाइटल फॉरेन नेशंस, ओके, कोई भी सिटीजन को अगर टाइटल कोई फॉरेन नेशन दे रहा है, दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड विदाउट बेसिकली टेकिंग परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। सो फॉर टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन नेशन दे नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आप देखो बालाजी राघव केस था, टाइटल नॉट अलाउड, अवार्ड्स अलाउड्स हैं, ठीक है, अवार्ड हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे, आप बोलते हो बहुत सारी जगह कि ये पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइज करता है मेरिट को, इसका मतलब ये नहीं है इनको स्पेशल टाइटल दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था। अब राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 से 22 तक है। आर्टिकल 19 में देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देखेंगे आर्टिकल 19A इट इज़ टॉकिंग अबाउट द एक्सप्रेशन और स्पीच। अगर हम देखें आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है 19 से 22 तक, सो एक्टिव सिटीजन्स की डिमांड है, इनोवेटिव एंड डायनेमिक सोसाइटी, आपको पता है इंडियन सोसाइटी से चेंजिंग सोसाइटी, बहुत ज़्यादा डायनेमिज्म है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं सिंस इंडिपेंडेंस। सो पुअर डेमोक्रेसी डायनेमिक और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने के लिए कुछ ना कुछ आपको ऐसा चाहिए, कोई फ्रीडम जहाँ पे आप अपने व्यूज़ को शेयर कर सकें, जहाँ पे आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकें, राइट। सो आर्टिकल 19A इट इज़ टॉकिंग अबाउट द एक्सप्रेशन एंड स्पीच। उसके बाद 19AB वी आर टॉकिंग अबाउट द असेंबली विदाउट आर्म्स। 19C
ठीक है, 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी, राइट टू फॉर्म यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी। डी में आपको मूव फ्रीली, ई में आपको रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, एफ में अबोलिश बाय दिस पर्टिकुलर, एफ इज अबोलिश बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। अब राइट टू प्रैक्टिस एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये 1948 नहीं होगा, या 68 हो सकता है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। तीन चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब ये है आपको किसी, अगर आपने कोई क्राइम आज किया है तो आपको उसी हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी जो पहले लॉ प्रिवेल है। ये नहीं कि आपने क्राइम किया था इन द ईयर 1980s और आपको फिर कुछ और सज़ा मिल रही है, उस टाइम पे जो क्राइम था, उस टाइम पे जो लॉ था, उसी हिसाब से आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। ओके, सो दिस थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। उसके बाद हम देखते हैं नो डबल जेपर्डी, इसका मतलब है आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी सेम ऑफेंस के लिए, ठीक है। आपको जुडिशरी जो है 2 बार पनिश नहीं कर सकती, आपको आपका डिपार्टमेंट पनिश कर सकता है। आपका जो डिपार्टमेंट, आप जहां नौकरी करते हैं, वो आपको क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रेस्टिगेट कर सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकता है, लेकिन जुडिशरी आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकती। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है आप खुद ब खुद ओरल एविडेंस नहीं देंगे। इसका मतलब है कोई ओरल एविडेंस नहीं देंगे, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं देंगे आप, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब आपको कहीं पे थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा, कोई ब्लड आपको स्पेसिमेन देना पड़ेगा, ठीक है, सिग्नेचर आपको करने पड़ सकते हैं, कंपलसरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, ये सभी चीज़ें आपको जांच करानी पड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज टॉकिंग अबाउट द नो पर्सन, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं है, इसमें सभी इन्वॉल्व हैं, इसमें एलियन हो गया, इसमें आपके सिटीजन्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखें, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ एनी पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द अथॉरिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ। यूनाइटेड किंगडम से हमने ये कॉन्सेप्ट उठाया। इन इंडिया दिस बेसिकली फॉलोड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगर हम बात करें, इंडिया में क्या फॉलो किया जाता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में बहुत बड़ा आपको पता होगा एक फॉल्ट था। इसका मतलब है, देखिए कोई भी आपने लॉ बनाया, लॉ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों हाउसेस से उसको पास करना पड़ेगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। उसके बाद आपको प्रेसिडेंट के क्या करने होंगे, सिग्नेचर। उसके बाद वो एनफोर्स्ड होगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें स्क्रूटनी होगी बिल की। अगर ये स्क्रूटनी हो गई, लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया, हर एक चीज़ होगी, तो मतलब वो लॉ क्या है, वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें एक चीज़ मिसिंग है। क्या चीज़ मिसिंग है इसमें, जो रीजनेबल, क्या लॉ रीजनेबल है, क्या लॉ फेयर है, क्या लॉ जस्ट है, ये चीज़ें मिसिंग थी। लेकिन ये हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में इन द ईयर 1978 में ये सभी चीज़ें पाई। उन्होंने बोला कोई भी लॉ अगर वो सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का जो टेस्ट है वो पास करता है, तो वो टेस्ट जो है वो फेल भी कर सकता है अगर वो रीजनेबल नहीं है, फेयर नहीं है, जस्ट नहीं है। सो यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये एक नई डॉक्ट्रिन जो यूएसए ने दी थी, वो हम फॉलो करने लग गए, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जैसे आपको पता है, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया, ठीक है। इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आप देखोगे, यहाँ पे एक फंडामेंटल ड्यूटी भी इंक्लूड की गई आर्टिकल 51A के अंदर, 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो थी। अब आर्टिकल 22 में हम देखते हैं, आर्टिकल 22 क्या प्रोवाइड करता है आपको। आर्टिकल 22 की अगर हम बात करें, इट बेसिकली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है आपको अननेसेसरली कभी भी क्या नहीं कर सकते, डिटेंशन के अंडर नहीं लेके आ सकते, अनलेस एंड अनटिल मतलब आप बहुत बड़े क्रिमिनल, आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, ठीक है। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, 24 घंटे का समय आपको पुलिस के पास होगा जब से आपका अरेस्ट किया जाएगा, तो उस बीच आपको कहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। तो राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर्स, ये सभी चीज़ें आपकी क्या है, राइट्स है, दीज आर योर फंडामेंटल राइट। लेकिन अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर बुक किया जाता है, सो ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन और डाउट और डिस्टर्बिंग मोरालिटी और हार्म सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तो 3 महीने के लिए आपको कहाँ पे रखा जा सकता है, जेल में। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं हम। एक एडवाइजरी बॉडी होगी जिसमें हाई कोर्ट के जजेस क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। बहुत सारे ऐसे लॉ आए हैं, टाडा, UAPA, और ये क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दिस इज
कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट, राइट। अब हम देखते हैं राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज आर्टिकल 23 एंड 24। 23 और 24 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, वो सब जो मिस करते हो आपको ये पता होना चाहिए कि चाइल्ड लेबर जो है आर्टिकल 24 है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है आर्टिकल 23 है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बचाने के लिए हमने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 लेके आए हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेशनल एंटी ट्रैफिकिंग बिल 2018, वीमेन फोर्स्ड बैकिंग, और यहाँ पे देखोगे चाइल्ड, आप यहाँ पे देखोगे फोर्स्ड लेबर, ये सभी चीज़ें, और बॉडी ऑर्गन, ठीक है। क्या आपने रैकेट सुना होगा जहाँ पे बॉडी लोगों के शरीर से किडनी, कई बार लीवर, ये सभी चीज़ें गायब कर लेते हैं। सो अब देखते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 देखते हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज एंड हैजार्डस इंडस्ट्रीज। दिस इज बेसिकली हम देखेंगे 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है ये, और 14 से 18 के जो एज ब्रैकेट है, इसमें हैजार्डस इंडस्ट्रीज में आप काम नहीं करवा सकते। 14 तक तो आप कहीं पे भी काम नहीं करा सकते, और 14 से 18 से आप हैजार्डस जगह पे काम नहीं करा सकते। सो इन 1996 सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि चाइल्ड रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड होना चाहिए। अगर आप इस कभी चीज़ में मिले चाइल्ड लेबर वाले एक्ट में, तो आपको 6 महीने की सज़ा हो सकती है, 6 से 2 साल की सज़ा, या फिर 50,000 जुर्माना, ठीक है। अब हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सभी के लिए अवेलेबल है। सो इसमें हम देखेंगे यू कैन प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट, रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, एंड स्टेट कैन रेगुलेट ओवर प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन, नॉट ओवर प्रोफेसिंग और कंसाइंस, ठीक है। तो स्टेट कैन नॉट इंडल्ज आपके जो आप देखोगे रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है उसमें ज़्यादा इंडल्ज नहीं कर सकता, बट दे कैन बेसिकली इंट्रूड जब सब्जेक्ट हो क्या क्या, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। ये भी याद रखना है, अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। तब स्टेट क्या कर सकता है, इसमें इंटरफियर कर सकता है, राइट। अब देखते हैं फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका आर्टिकल 26 के अंदर है। सो इट्स अ कलेक्टिव राइट। आर्टिकल 25 क्या है, इंडिविजुअल राइट है। आर्टिकल 26 क्या है, इट्स अ कलेक्टिव राइट, ये आपको पता होना चाहिए, बार बार पूछते हैं। सो दिस आर्टिकल 26 इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये कलेक्टिव राइट है। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन को क्या राइट है, टू मैनेज एंड एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, राइट, ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 हम देखते हैं फ्रॉम अ पर्सन नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड, लेकिन एक फ़ी आपसे ले सकते हैं। कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, आपसे फ़ी ज़रूर ले सकता है, लेकिन टैक्स नहीं लगा सकता। फ़ी आपसे ले सकता है कि क्योंकि वो कुछ ना कुछ वहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं चीज़ों को ठीक रखने के लिए, वहाँ से आपसे फ़ी ले सकता है, लेकिन टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। पब्लिक मनी को आप प्रमोशन ऑफ रिलीजन पे स्पेंड नहीं कर सकते, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक मनी को यू कैन नॉट स्पेंड ऑन द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ऑफ एनी रिलीजन, यहाँ पे एनी आना चाहिए, ठीक है। लेकिन पब्लिक मनी को आप प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ओके, ठीक है। एनी रिलीजन के लिए यूज़ करेंगे वो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन सभी रिलीजन के लिए यूज़ करेंगे वहाँ पे आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। अब देखते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में देखेंगे नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट उसको मेंटेन करता है, वहाँ पे आप रिलीजियस प्रीचिंग नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम देखें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे अलाउड है, जो कि कोई ट्रस्ट ने बनाया है, ठीक है, मदरसा और ये सभी चीज़ें। उसके बाद हम देखेंगे रिकॉग्नाइजेशन बाय स्टेट एंड फंडेड बाय स्टेट, प्राइवेट एंड स्कूल। उसके बाद कई कैटेगरी हैं जहाँ पे आपको देखना होगा कि कुछ एक जो जगह है जहाँ पे स्टेट कंट्रोल करता है, लेकिन बेसिकली फंडेड, जो एक तो पूरा जो इंस्टीट्यूशन है स्टेट कंट्रोल कर सकता है, दूसरा जो है सेमी गवर्नमेंट टाइप है, ठीक है, प्राइवेट भी है और उसमें गवर्नमेंट की फंडिंग भी आती है, वहाँ पे आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट में कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको अलाउड है। उसके बाद हम देखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 35, दैट इज इंपॉर्टेंट अगेन। उसके बाद हम देखें आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, यहाँ पे एनी इज़ द की वर्ड, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। मतलब कोई भी
सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अगर वो सपोज कीजिए तमिलनाडु के अंदर या फिर वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, या फिर एक ऐसी जगह नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहाँ पे आपको ऐसी पॉपुलेशन मिले जो कि कंट्री में तो वो मेजोरिटी में सपोज हिंदू, लेकिन उस स्टेट में उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर दैट पर्टिकुलर जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो वहाँ पे माइनॉरिटी में है, ठीक है, अगर वहाँ पे माइनॉरिटी में है सो दे कैन बी गिवन सम प्रोटेक्शन. So any section of the citizen residing any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. Right? ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी. बट यहाँ पे आपको देखना पड़ा देर आर सर्टेन, आप देखोगे ग्राउंड्स ऑन विच दिस कैन बी चैलेंज, रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज. ओके, अब आर्टिकल हम देखते हैं आर्टिकल 30. आर्टिकल 30 बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. सो इट इज़ बेसिकली अबाउट द कंजर्व एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. उनको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है. लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस. आर्टिकल 30 की अगर हम बात करें, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस दो तरह की कैटेगरी है माइनॉरिटी की. इसके अलावा दूसरी तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है. CPF एग्जाम में कई बार पूछते हैं किस तरह की माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस. अब आर्टिकल 31 देखते हैं. आर्टिकल 31 दैट इज़ नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट फिर भी आप देख लीजिए. आर्टिकल 31, नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट अथॉरिटी बाय लॉ. आर्टिकल 44, दिस अमेंडमेंट 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 अबोलिश्ड, ठीक है. यहाँ से फंडामेंटल राइट जो है वो डिलीट करके कहाँ पे डाला था, आर्टिकल 300A वॉज एडिड. सो ये सभी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी. नाउ कमिंग टू द आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 में हम देखते हैं ऑन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट वन कैन इशू रिट, ठीक है. यह सुप्रीम कोर्ट के लिए है. कौन कौन सी रिट क्या उसमें इम्पोज कर सकते हैं हम. अगर हम रिट की बात करें तो हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सरी, क्यू वारंटो. और आपको हर एक इसका मीनिंग आपको पता होगा. हेबस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, और इट इज़ बेसिकली इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडिविजुअल. मैंडेमस क्या मतलब है, वी कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू मेक अ पब्लिक ऑफिशियल परफॉर्म हिज ड्यूटीज. ओके, प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड. ये हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इशू करता है. सर्सरी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड, इशूड बाय द हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट. लेकिन इसमें आप देखोगे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है, इसमें एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ लैक ऑफ एरर का जहाँ पे भी कोई केस होगा यहाँ पे हायर कोर्ट इसमें इन्वॉल्व होगा. लेकिन इसमें आप देखोगे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें एक आप देखोगे करेक्ट भी कर सकता है हायर कोर्ट. हायर कोर्ट इसमें क्या करेक्ट कर सकता है, जो लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट ने पास किए. लेकिन प्रोहिबिशन में वो चीज़ें नहीं है, यहाँ पे करेक्ट नहीं कर सकते. क्यू वारंटो का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ ए पर्सन टू अ पब्लिक प्लेस. ये सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है या फिर हाई कोर्ट जारी कर सकता है जब उनको लगे कि इलीगली उस पर्टिकुलर पोजीशन को, पब्लिक ऑफिस को किसी ने एक्वायर किया है, तो क्यू वारंटो वहाँ पे यूज़ होगा. आर्टिकल 33 क्या है, पार्लियामेंट हैज़ पावर टू रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसी. दिस इज इंपॉर्टेंट. पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्स एंड इंटेलिजेंस एजेंसी. नॉट इवन स्टेट. अगर कहीं पे आपको स्टेट दिख जाए वो नहीं होगा, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ही पावर है. आर्टिकल 34 देखते हैं. इसी से आपने देखा होगा बहुत सारे एक्ट आते हैं. आर्मी एक्ट हो गया, पुलिस एक्ट हो गया, नेवी एक्ट हो गया, इंडियन एयरफोर्स एक्ट हो गया, बहुत सारे एक्ट सिर्फ पार्लियामेंट ही उनको पास कर सकता है. राइट, ओके. सो उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 34. आर्टिकल 34 है मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में. सो रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है आर्टिकल 34 के अंदर देखना पड़ेगा. वाइल मार्शल लॉ जब फोर्स में होता है, नो स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन. मार्शल लॉ के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है. बेसिकली दिस कंसेप्ट मार्शल लॉ हैज़ बीन बोरोड इन इंडिया फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ. हाउएवर द एक्सप्रेशन जो मार्शल लॉ है हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन आपके पास आ जाए क्या मार्शल लॉ कहीं पे डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं. सो नॉट बेसिकली डिफाइंड, ठीक है. मार्शल लॉ नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए. ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 35. दिस इज द लास्ट. टू मेक लॉ एंड गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट शेड बी वेस्ट इन पार्लियामेंट. ये आपको देखना पड़ेगा कि पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग मैटर्स. कौन कौन से मैटर्स हैं वो? प्रिस्क्राइबिंग रेसिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज़. अगर उनको लगता है कि ये जो सेक्शन है इस स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट में, ये जो कैटेगरी है, ठीक है, ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, या आपने देखा होगा कि सरकारी जो जॉब है उसमें इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है,
तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उन लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए एक कास्ट को, ठीक है, या फिर एक सर्टेन क्लास को उसमें लाने के लिए वहाँ पे एक रिक्रूटमेंट के टाइम डाल सकती है, ठीक है, एक क्लोज, ओके, सो प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऐसा कुछ वहाँ पे डाल सकती है दिस पर्टिकुलर थिंग। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 35 में एम्पावरिंग कोर्ट्स अदर देन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, ओके, टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर एंड रिट ऑफ ऑल काइंड, अदर देन द सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है एंड द हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 है ये, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिंग और अब्रोगेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 33, ये सभी बता रहा हूँ, आर्टिकल 35 के अंडर ये सभी चीज़ें आती हैं। और इंडेमनीफाइंग एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर ऑपरेशन फॉर एनी एक्ट डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ इन एनी एरिया, ठीक है, आपका भी यहीं से निकला आर्टिकल 35 से। अब क्रिटिसिज्म देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स का। देखा, आई विल नॉट डिक्टेट अबाउट द क्रिटिसिज्म, ये तो बहुत आसान है, सिग्निफिकेंस भी आपको पता चल गया होगा, बट डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। अब विल सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो CAPF में आपके एग्जाम में आए हैं। विल सी दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ईयर, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ईयर 2013। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ऑफिसेज connected with the religious or denominated institution may be reserved for member professing the particular religion to which the institution relates। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है, रिजर्व फॉर मेंबर प्रोफेसिंग द पर्टिकुलर रिलीजन टू विच द इंस्टीट्यूशन रिलेट्स, यहाँ पे आपने देखा होगा देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई भी ऑफिस हो जो अंडर स्टेट के हो, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उसके बाद हम देखते हैं, The state may reserve any post or appointment in favor of any backward class of citizen who is in the opinion of the state are not adequately represented in the service under the state। ये भी एक इसका क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है एनी बैकवर्ड क्लास नहीं हो सकता, यहाँ पे NSC NST के लिए था। स्टेट में रिजर्व एनी पोस्ट भी नहीं हो सकता, सर्टेन पोस्ट होती है, और अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी इन एलिजिबल फॉर एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ये ठीक है, ठीक है। सो योर राइट आंसर वुड बी D, 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू द फंडामेंटल राइट एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डज नॉट रिलेट, ये की वर्ड है, यहाँ पे याद रखना होगा। पहला है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 टू ऑल चिल्ड्रन। ये जो लिखा है बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट, हमने यहाँ पे लिखा ना डज नॉट रिलेट टू द फंडामेंटल राइट, सो इट रिलेट्स, दिस स्टेटमेंट नंबर 1 इज राइट। सो इसलिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। सो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये भी आपका ठीक है। ट्रैफिकिंग आपको पता है 23 के अंडर था। इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, DPSP के अंडर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल स्पेशली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ये भी आपका किसके अंदर आएगा, DPSP के अंदर आएगा। सो ये राइट आंसर वुड बी D। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू राइट्स टू इक्वालिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगेन विल सी। सो पहला देखते हैं 14 और 18 के अंडर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रोविजंस हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, करेक्ट है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अगेन करेक्ट। एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स टू माइनॉरिटी, देखिए कल्चर यहाँ पे हमने देखा था कौन सी तरह की माइनॉरिटी है, यहाँ में हमने देखा था जब हमने लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, 2 तरह की वहाँ पे माइनॉरिटी थी, तो ये गलत है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो योर आंसर वुड बी C। This question was asked in the year 2017. Which of the following statement is or are correct? Article 15 of the Constitution is available to both citizens of India. नहीं. Article 15, 16, 19, 29 and 30. They are basically or exclusively available to the citizen of India. So first statement is wrong. Article 16 of the Constitution of India is available to the citizens of India only. Right. Article 21 of the Constitution of India is available to both. Right. दोनों। फिर आपका आंसर होगा B, 2 and 3। विच हु अमंग द फॉलोइंग आर एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एज एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला देखते हैं ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया, करेक्ट। ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, दिस इज रॉन्ग। फॉरनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट, ठीक है। आर्टिकल यहाँ पे 14 की बात हो रही है,
ठीक है। और लेकिन जो एक्सक्लूसिवली हैं, जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 वो किसके लिए हैं? सिटीजन्स के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे these rights are available for both, entitled to get the benefit of equality before the law and equal protection for law। तो आर्टिकल 14 के अंदर, ठीक है, फॉरनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसके लिए भी है। आर्टिकल ये देखेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल सिटीजन्स बोर्न इन इंडिया, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सो आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट देखते हैं विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। पहला हम देखते हैं माइनॉरिटी कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, यस दिस इज करेक्ट। तो यही है आर्टिकल 30, यहाँ से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फंडामेंटल राइट। डज नॉट इज अ की वर्ड। सो राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी तो आपका ये लीगल राइट बन चुका है 300A के अंडर। राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस, ये भी आपका क्या हो गया, ये फंडामेंटल राइट है 300A, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्सनल। देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस, ये कौन से आर्टिकल के अंडर है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्सनल लिबर्टी, दोबारा से ये देखेंगे पर्सनल लिबर्टी से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहला हम देखते हैं द स्टेट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिप्राइव एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हम डायरेक्टली रॉन्ग स्टेटमेंट है वो उठाते हैं। द मेजोरिटी व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। AK गोपालन का आपको ईयर याद रहना चाहिए 1950 है, मेनका गांधी केस का ईयर याद रहना चाहिए 1978 है, ठीक है। गोपालन केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन ए नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21। उन्होंने बोला था स्टेट कैन डिप्राइव द राइट ऑफ द लाइफ, राइट टू द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन लॉ। तो ये कौन सा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ वाला केस है। लेकिन मेनका गांधी वाला जो केस है ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सो इसमें हम देखें द मेजोरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस इन्वेंटेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन AK गोपालन केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो इन्वेंट हुआ ही नहीं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वॉज बेसिकली इन्वेंटेड इन द केस ऑफ मेनका गांधी केस 1978। अब हम देखते हैं ये जो सेम क्वेश्चन जो है 2018 में भी पूछा था, ठीक है। अब हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अ पर्सन। देखते हैं डायरेक्ट बी क्वेश्चन देखते हैं। टू रिफ्यूज टू गिव हिज और हर सैंपल ऑफ हैंड राइटिंग एज एविडेंस टू सपोर्ट अ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम और हर। देखिए आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कोई भी हैंड राइटिंग का सैंपल या फिर आपका ब्लड स्पेसिफिन या फिर आपका थंब इम्प्रेशन और द इन्वेस्टिगेशन ऑफ योर बॉडी, ठीक है। यू कैन नॉट रिफ्यूज़ इट। आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं सिर्फ ओरल एविडेंस या फिर कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेकिन ये आपके पास ये फंडामेंटल राइट आपके पास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 इज नॉट करेक्ट। देखिए बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत बार, मेनका गांधी वाला केस, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे हम देखें इट वॉज हेल्ड दैट ए लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मे नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 19। लेकिन आर्टिकल 21 और 19 जो हैं इनके बीच में कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ए लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मस्ट आल्सो सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 19। इन अदर वर्ड्स ए लॉ मेड बाय द स्टेट विच सीक्स टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी must prescribe a procedure for such deprivation which must not be arbitrary, unfair and reasonable, ठीक है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2022 में आया था जो हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सोर्स और सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया। सभी के सभी सोर्स हैं, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिया के। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टैट्यूट्स, कस्टमरी लॉ एंड केस लॉ, ओके। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, वी हैव लॉन्च द समाधान बैच प्रो। इफ एनीबडी इज ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, पेपर 2 की अगर आपको तैयारी कर रही है, 100+ का अगर आपका टारगेट है, सो दिस इज अ बैच फॉर यू। इसमें हम प्रीवियस क्वेश्चंस के डिस्कशन कर रहे हैं 2009 से लेके 2022 तक, जितने भी आप कैसे हैं सभी का हम ब्रेनस्टॉर्मिंग प्लस डिस्कशन कर रहे हैं। उसके साथ ही आपको थीम वाइज इसमें रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी पेपर 2 के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी और इसके साथ ही इंडियन सोसाइटी, एनवायरमेंट, ये सभी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। So thank you for watching.